हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अभी तक हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी। अभी हम जिस एंडोक्राइन ग्लैंड को टेकअप करने लगे हैं वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मीन्स एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट्स इस ग्लैंड में होते हैं। हम बात कर रहे हैं पेनक्रियास की। तो ये कॉम्पोजिट ग्लैंड है पेनक्रियास जो है। इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं कि ना, जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नंबर 1 से 2 मिलियन के करीब होता है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% पार्ट बनाता है पेनक्रियाटिक टिश्यू का। तो इसके अंदर हमारे पास अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स सिंथेसिस ऑफ ग्लूकागॉन करते हैं, वेयर एज बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। इसको ना थोड़ा कंपेयर करके याद करेंगे। जैसे जो अल्फा सेल्स है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो हमारे पास इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है। तो ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन ग्लूकागॉन करेगा। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा सेल्स से। ये कॉज करेगा हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का लेवल बढ़ाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। इसके साथ ही साथ जो ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी प्रोसेस फॉलो करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नए तरीके से मीन्स अमाइनो एसिड से या प्रोटीन्स वगैरह से सिंथेसिस करना ग्लूकोज का। तो मतलब किसी तरीके से इसने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। बेसिकली इट एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट्स, लिवर के सेल्स को हेपाटोसाइट्स बोलते हैं। तो हेपाटोसाइट्स के ऊपर ये काम करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन से स्प्लिट होकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरे की बात करते हैं हम बीटा सेल्स की। तो बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकागॉन की तरह ही। ये हमारे पास ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लूकोज को कम करने वाला ब्लड में ये हार्मोन है। ये एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स एज वेल एज एडिपोसाइट्स पे, मतलब फैट वाले एडिपोज टिश्यू वाले सेल्स के ऊपर भी इसका एक्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड से हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स में फटाफट से मूवमेंट होती है। तो इससे ब्लड का ग्लूकोज का लेवल घट जाता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल घट तो रहा है, कैसे घट रहा है कि ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ग्लूकोज की। इसे हम बोल देते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, या ये क्योंकि लोअर डाउन कर रहा है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है। इंसुलिन जो है साथ ही साथ हमारे पास जो ग्लाइकोजेनेसिस का फिनोमेना है उसको भी अंडरटेक करती है। तो टारगेट सेल्स में ग्लूकोज का जो होम्योस्टैसिस है ब्लड में, वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं। इससे पहले अभी हमने कॉर्टिसोल की बात की थी। कॉर्टिसोल भी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में हमारे पास ग्लूकागॉन एज वेल एज कॉर्टिसोल भी एंटी इंसुलिन था। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक पेयर्स हो गए, कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है कॉर्टिसोल एज वेल एज ग्लूकागॉन का। लेकिन कॉर्टिसोल स्ट्रेस कंडीशंस में इफेक्टिव है, वेयर एज ग्लूकागॉन नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है। वी कॉल इट डायबिटीज मेलाइटस एज कंपेयर टू डायबिटीज इंसिपिडस। वो हमने किया था ADH की डेफिशिएंसी से होता है। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन और साथ ही साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को आप इंसुलिन थेरेपी के साथ सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हो। अब बात करते हैं टेस्टिस की। अब जो टेस्टिस है प्राइमरीली तो वो सेक्स ऑर्गन है, लेकिन साथ ही साथ वो हार्मोन एंड्रोजन की भी फॉर्मेशन करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटल सैक विच इज
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन प्रेजेंस है, तो मेल इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट होता है। डुअल फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया इसका स्पर्म्स रिलीज करना, सेकेंडरी फंक्शन इसका हो गया एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन करना। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरा इसमें स्ट्रोमल टिश्यू है, उसे हम इंटरस्टिशियल टिश्यू भी बोल देते हैं। जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स या लेरिक सेल्स होते हैं, वो मतलब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो इंटरट्यूबुलर स्पेस है उसके अंदर लोकेटेड होते हैं, और ये एंड्रोजन्स बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करते हैं। आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, क्या करेगा, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन, सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स की। क्या क्या है सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि एपिडाइडाइमस, फिर वास डेफरेंस, इसके अलावा ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिथ्रा, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट में ये टेस्टोस्टेरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ ही जितनी मस्कुलर ग्रोथ है, फेशियल हेयर की, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ है, लो पिच ऑफ वॉइस है, एग्रेसिवनेस इन बिहेवियर है, ये सारा का सारा टेस्टोस्टेरॉन के कंट्रोल के अंडर होता है। तो जो एंड्रोजन्स है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के को तो रेगुलेट करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये एरिथ्रोपोइसिस में, मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। इसका ही एनाबॉलिक इफेक्ट भी होता है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक इफेक्ट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो आप देख सकते हो फंक्शंस ओवरलैप करने शुरू हो गए हैं। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहाँ है, साथ में आप लिस्ट करते जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी जैसे मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टिस था, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। तो इसमें प्राइमरी फंक्शन हो गया ओवरी का ओवा की प्रोडक्शन, सेकेंडरी फंक्शन हो गया इसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दो तरह के हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स की फॉर्मेशन होती है ओवरी के अंदर। ईस्ट्रोजन सारे के सारे सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है डेवलपिंग फॉलिकल्स से। तो वो जो फॉलिकल्स ओवरी के अंदर का जो टिश्यू है उसमें उसी तरह से ओवेरियन फॉलिकल्स है, साथ ही साथ स्ट्रोमल टिश्यू है। वहाँ पर ईस्ट्रोजन जो है वो जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ईस्ट्रोजन इन टर्न क्या कर रहा है, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ जब एलएच के कंट्रोल के अंडर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। वो कॉर्पस ल्यूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन कर रहा है। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एज वेल एज इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रोल के अंडर होती है। अब अगर हम देखें ईस्ट्रोजन्स हैं, वो जैसे एंड्रोजन्स थे टेस्टोस्टेरॉन्स, वो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को, लिबिडो को कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पर फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो सारा ईस्ट्रोजन के कंट्रोल के अंडर है। प्रोजेस्टेरॉन की हम बात कर ही चुके कि वो प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड की फॉर्मेशन। और मेमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर हम क्लास 12 में करेंगे। इसमें ना एल्वियोलाई होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो जिनके अंदर मिल्क स्टोर होना है, और मिल्क की सिक्रीशन के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ फंक्शन इसमें प्रोलैक्टिन पहले करता है मिल्क की फॉर्मेशन में और मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में, बाकी का ये अब प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो थे मेजर हमारे पास जो जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गन्स और हैं जो कि साथ ही साथ ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट।
जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट की एट्रिया की वॉल से ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है विच इज़ अ वेजोडाइलेटर, वेसल्स की डायलेशन करता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंडर आ जाता है। इसी तरह से जो किडनी है उसमें JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जंक्शन ऑफ जो मैल्पिजियन ट्यूब्यूल है एंड DCT पे लोकेटेड होते हैं। तो ये सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं, रेनिन और साथ ही साथ एरिथ्रोपोएटिन अगेन एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अभी हमने किया था टेस्टोस्टेरोन भी RBC की प्रोडक्शन में हेल्पफुल था, तो आप अगर इसको कंपेयर करके करोगे तो आपको कम दिक्कत पड़ेगी। अब एरिथ्रोपोएटिन के अलावा कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी हमारे पास ग्लैंड्स की प्रेजेंस है, जैसे यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। गेस्ट्रिन क्या है? गेस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूसेस की रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब स्टमक में फूड आ जाता है तो गेस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को, जिसमें HCl और पेप्सिनोजन होता है विच इज़ अ प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। तो इसके अलावा दूसरा हार्मोन है इसमें सिक्रेटिन। जो सिक्रेटिन है वो अगेन मतलब ये ना जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करने वाला पार्ट है। यहाँ पर ये सिंथेसिस ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रेटिन। आपको पता है जो प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं ना, ये बहुत पिक्यूलियर pH पे एक्ट करते हैं, बड़ी स्पेसिफिक pH पे। तो जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिक pH पे और इंटेस्टाइन के अंदर जाके बेसिक pH वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो सिक्रेटिन वहाँ पर बाइकार्बोनेट्स और वाटर रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह अगला हार्मोन है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। एक्चुअली ये ग्रुप है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेंट्रियोजाइमिन, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही एक्ट करते हैं CCK PZ। तो ये पेनक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करते हैं और पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज करने में हेल्प करते हैं। लास्ट हार्मोन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जैसे नाम इंडिकेट करता है ये गैस्ट्रिन के इनहिबिशन के लिए, सो दैट मतलब अब जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे थे उनको अब रिलीज करना बंद किया जाए। जब स्टमक में से फूड पास कर जाती है उसके बाद ये GIP एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ नॉन हार्मोनल टिश्यूज़ होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स टिश्यूज़ की नॉर्मल ग्रोथ और रीजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम टेकअप कर रहे हैं लास्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो जितने भी हार्मोन्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना, कोई पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, कोई हार्मोन्स आइडोथायरोनिन वाले कंपाउंड्स के हैं, कोई स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट तरीक़ों से एक्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे सेल है उसमें हार्मोन कैसे एक्ट करेगा, वहाँ पर सेल के अंदर या सेल की मेम्ब्रेन पे हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे। तो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके हार्मोन कम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद ही उसका वो सेल के ऊपर किसी भी तरह का केमिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शन कर पाएगा। तो इन दिस सिनेरियो जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाते, लेकिन जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से दोनों का मैकेनिज्म वेरी करता है। फर्स्ट हम टेकअप करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स की। तो आप देख सकते हो कि मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये हार्मोन का रिसेप्टर जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ हार्मोन ओवर इट्स सरफेस। यहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस हुए विच कैन बी साइक्लिक AMP या कोई और स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो केमिकल मैसेंजर अगले सेल के अंदर की तरफ मैसेजेस सेंड कर रहा है। वो मैसेजेस आगे केमिकल मैसेजेस
और में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो कोई फिजियोलॉजिकल वर्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके कंट्रास्ट में अगर हम स्टीरॉयडल हार्मोन्स को देखें तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स डायरेक्टली सेल के अंदर जाकर उनका न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है, तो क्योंकि उसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है इसीलिए वो जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि स्टीरॉयडल प्रिपरेशंस जो है वो जल्दी किसी डिजीज़ में एक्ट कर पाती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स, इनके अगर कोई फंक्शंस में सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है या एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी आप लिस्टिंग करके उसको सेपरेटली फंक्शंस को क्लियरली कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ना रखते हुए अच्छे से याद करिए एंड यू विल सर्टनली एंजॉय लर्निंग दिस चैप्टर। ये एक बार अगर आपको इसके कंसेप्ट समझ आ जाते हैं तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। लिस्टिंग कर लीजिए, उससे आपको कंटेंट अच्छे से याद रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।